Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is February 25, so let's get started. But before starting, let me show you. हमने मेंस 450 प्लस में आज दो टॉपिक डिस्कस करें. फर्स्ट इज जनरेटिव एआई, जहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के मॉडल्स की बात की है, साथ में उनके बेनिफिट्स, उनके चैलेंजेस क्या हैं और उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है. सिमिलरली दूसरा टॉपिक हमने लिया है अबाउट द सुप्रीम कोर्ट रीजनल बेंचेस, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रेकमेंड किया था, लॉ मिनिस्टर ने एक्सेप्ट भी किया, बट सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट है. तो हमने उस इश्यू को एग्जामिन किया है यहाँ पर. ऑलराइट, दोनों वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. आप में से जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है उनको मिल गए होंगे, बाकी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं कि उसके आपके मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे. वो आप मेंस के टाइम रियलाइज करेंगे कि साल भर जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, आप इश्यूज को सोचते हो. देखिए, ये चीज ऐसी नहीं है जो दो चार टेस्ट पेपर लिख लेंगे तो आंसर राइटिंग आ जाएगी. नहीं, ये थ्रू आउट द ईयर आप करते हो, तब जाकर सीखते हो. एनीवे, लेट्स मूव अहेड. कि यहाँ पर ये तुलिप्स फ्लावर के बारे में विंटर में खिलते हैं, बट ऐसा कुछ ज़्यादा काम का नहीं है. दैट इज पॉलिटिकल न्यूज़. इंडियन हेल्पर डाइज इन रशियन वॉर जोन. ठीक है, एज अ हेल्पर गया था, बट वहां पर उसको वॉर में फोर्स कर दिया गया. 11 ईयर गैप के बाद सेंटर ने डिस्क्लोज किया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसलिए मैं कहता हूँ एनडीए मीन्स नो डेटा अवेलेबल गवर्नमेंट. और 11 साल बाद, और इसमें बस एक ही बात निकल कर आई है कि रूरल एरियाज में एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज. बट अगेन फिर भी ओवरऑल देखेंगे तो अर्बन एरियाज में ज्यादा है. ठीक है, रूरल एरिया में इंक्रीज ज्यादा देखने को मिला है अर्बन एरियाज के कंपैरेटिवली. आगे चलते हैं. यूपीएससी कैंसल कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम एंड री एग्जामिनेशन इन 6 मंथ्स. अब यहाँ पर बच्चों ने काफी प्रोटेस्ट किया, काफी बड़ा प्रोटेस्ट था लखनऊ में. तो अब इस फाइनली उनको सक्सेस मिली. तो इसमें यही कह सकते हैं कि जो तौर है उसी तौर में बोलिए, बैरों का इलाका है, जरा जोर से बोलिए. अच्छे से बोलोगे तो ये लोग नहीं सुनते हैं बच्चों की. 3 क्रिमिनल लॉज जो हैं वो फोर्स में आ जाएंगे फ्रॉम जुलाई 1. ओके, और इसमें एक कंट्रोवर्शियल सेक्शन था जिसके अगेंस्ट सभी ट्रक वालों ने स्ट्राइक की थी हिट एंड रन केस में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सजा तय की गई थी उसके लिए. तो फिलहाल के लिए ये वाला जो सेक्शन है इसको होल्ड पे डाला गया है. राइट, but again not many states have shown the urgency to train the police officials in the new laws. सेक्शन नंबर बदल जाएंगे पूरे, तो वैसी बात है, ट्रेनिंग की जरूरत दोबारा पड़ेगी. प्राइम मिनिस्टर ने कहा है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स. तो कोऑपरेटिव्स पर हम ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में एक टॉपिक कर चुके हैं. राइट, तो आप वहां से देख सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर विच कवर 11 पैक्स सोसाइटीज, दैट इज इन 11 स्टेट्स. ठीक है, और 500 मोर पैक्स विल बी सेटअप. कॉर्ड ग्रुपिंग इज हियर टू स्टे एंड ग्रो. तो इन जनरल नॉर्मल बातें, नथिंग न्यू जो आपकी एग्जाम के काम का हो. बस कॉर्ड ग्रुप आपको पता ही है 4 कंट्रीज में है. जब जोड़ते हैं तो कॉर्ड जैसा शेप बनता है. जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए. और पूरा फोकस किस पे है? चाइना के अगेंस्ट. पहले इंडिया इसको ज्वाइन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, क्योंकि चाइना नाराज हो जाता था. और फिर चाइना नाराज हो जाता था तो वो एलओसी पे परेशान करना शुरू कर देता था, क्योंकि इन 4 कंट्रीज में सिर्फ इंडिया ही है जिसके साथ वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है. राइट, इसलिए इंडिया ने ज़्यादा कभी एंथुसियाज्म दिखाया नहीं था पहले कॉर्ड में. लेकिन जैसे जैसे चाइना का पाकिस्तान के साथ अलायंस बढ़ता चला गया, और हमारे कंसर्न रेज करने के बाद भी उसने सी पैक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, जो कि पीओके से पास होता है, फिर उसके बाद इंडिया ने सोचा बस अब बहुत हो गया, अब स्टैंड लेना पड़ेगा उसके अगेंस्ट. लद्दाख की डिमांड है 6th शेड्यूल की, और इसको भी हम ऑलरेडी 450 प्लस में कवर कर चुके हैं. 2 दिन पहले ही किया. ठीक, 450 प्लस जो सीरीज है ना, उसका फायदा ये रहता है कि ये इशू जो न्यूज में बार बार आएगा उसको एक ही जगह पर हम कंसोलिडेट करके पढ़ लेते हैं. तो एक तो उसमें आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाती है, आप अपने मेंस के लिए बेटर तैयार हो पाते हो. बिखरा बिखरा नॉलेज आप एक जगह पर उसको कंसोलिडेट कर पाते हो कि किस किस लाइन पर, किस डायमेंशन पर आपको सोचना है उसको. राइट, तो वहां से आप देख लें उसको. नेक्स्ट इज इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू वन पर्सन टू सेलेक्ट जजेस फॉर ए बेंच. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जैसे 34 जजेस हैं, तो अलग अलग बेंचेस बनाई जाती हैं, 3 जज की, 5 जज की, 7 जज, अगर बड़ा केस है तो 9 जज तक भी जाएगी, और 11 13 जज तक भी जाती है केशवानंद भारती केस.
तो ऐसे दो दो तीन तीन जजेस की बेंच बनाई जाती है, फिर उनको केसेस एलोकेट कर दिए जाते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लॉयर्स ने ऐसे एलिगेशन लगाए कि जो पॉलिटिकल सेंसिटिव केस हैं जिसमें गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट की जरूरत होती है, उन्हें ऐसे केस एलोकेट कर दिए जाते हैं मिस त्रिवेदी को। ठीक है, क्योंकि वो लॉ सेक्रेटरी भी रही है उस टाइम पर जब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे गुजरात के। तो ये कुछ एलिगेशन लगे उन पर इस तरह के। तो ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सा केस किस बेंच को जाएगा? ये डिसाइड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसी पावर को यूज करने के लिए इनको कहा जाता है मास्टर ऑफ द रोस्टर, मास्टर ऑफ रोस्टर। राइट। अब कुछ साल पहले जब चार जजेस पब्लिक में आकर मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जुडिशरी में, तो उन्होंने यही कंसर्न रेज किया था कि केस इस बेसिस पे एलोकेट किए जा रहे हैं कि कौन सा केस किसको देना है। मतलब जो गवर्नमेंट के थोड़े प्रो माने जाते हैं जजेस, जो थोड़े बायस्ड है, उनको पॉलिटिकली सेंसिटिव केस दिए जा रहे हैं। अब चीफ जस्टिस इंडिया ऑफ इंडिया ये अकेला आदमी है, ये अकेला डिसाइड कर रहा है कौन सा केस किस बेंच को देना है। तो यहाँ पर ये भी उन चार जजेस में शामिल थे, मिस्टर कुरियन जोसेफ। इन्होंने कहा था कि ये सिर्फ अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में नहीं होना चाहिए मास्टर ऑफ द रोस्टर की पावर, बट एक कोलेजियम टाइप की चीज होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए एटलीस्ट तीन जज हो जो डिसाइड करें कि कौन सा केस किसको जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्डर पॉइंट का काम करेगा आपके एग्जाम में। शिफ्टिंग द पावर ऑफ मास्टर ऑफ रोस्टर फ्रॉम द सोल कस्टडी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू ए 3 जज कमिटी। लिस्ट किए जाते हैं सेंसिटिव केसेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से कॉम्प्रोमाइज होता है यहाँ पर। ये कंसर्न रेज किए थे इन लोगों ने। नाउ they could take decision on listing of cases, constitution of benches and subject allocation of judges। पेंडेंसी एक वरी है, हमने आज सुबह ही इसको डिस्कस किया है। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस था, डिमोनेटाइजेशन, एब्रोगेशन ऑफ 370, ये पेंडिंग रहे कई साल तक। इनको हुए 4-6 साल निकल गए। डिमोनेटाइजेशन कब का हो चुका था? 4 साल बाद उसकी डेट आई हियरिंग की। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए ही बोला जा रहा है कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन जिन केस में होना चाहिए उन केस को हैंडल करेगा। और बाकी केसेस आप दे दीजिए कैसेशन कोर्ट को, जो देश के 4 अलग अलग कॉर्नर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अपनी हियरिंग करेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस का। इसी इशू को आज हमने डिटेल में एग्जामिन भी किया है अपने मेंस 450 प्लस में, आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिए। He referred to how the student activist Umar Khalid chose to withdraw his bail plea after repeated adjournment. Opacity and delay in the listing of cases affect life, personal liberty and the quality of justice। ठीक है, तो ये इनका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। ब्राजील के लूला, ठीक है, इन्होंने इसराइल के को जेनोसाइड के लिए ब्लेम किया है। तो इसराइल और ब्राजील के रिश्ते वैसे अच्छे हुआ करते थे अब तक, बट अब थोड़ा सा डाउनहिल जा रहे हैं। प्रीहिस्टोरिक केस ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मुझे आपको यहाँ पे दो चीजें समझानी है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या है और डाउन सिंड्रोम क्या है, उस पर अभी आते हैं। बाकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का है, तो अगेन इसका पूरा टॉपिक मेंस 450 प्रोग्राम में ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से देख लेना। 20-30 मिनट में सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। सिमिलरली टीबी को लेकर है, इसको भी लेकर हमने मेंस 450 में ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हैं, पूरा इन डेप्थ है, 30-40 मिनट्स का होगा, वहां से ये इशू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज, ये रोज रोज आप ये आर्टिकल पढ़ने में जो टाइम से जाता है ना आपका, वो सेव होता है 450 सीरीज में। राइट, तो अपनी प्रिपरेशन को हॉलिस्टिक रखिए, वो ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चलिए डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। डाउन सिंड्रोम, फर्स्ट इज इट इज a genetic disorder caused by presence of extra chromosome 21 also known as trisomy of chromosome 21। ओके, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिल जाता है आपको, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर अराउंड द वर्ल्ड। टाइप्स के भी होते हैं अलग अलग, 3 टाइप्स के होते हैं ओनली। फर्स्ट इज ट्राइसोमी 21। About 95% of people with Down syndrome have trisomy 21। With this type of Down syndrome, each cell in the body has 3 separate copies of chromosome 21 instead of usual 2 copies। सभी इंसानों में 2 कॉपी होती है इस क्रोमोसोम 21 की, बट यहां पर कुछ एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है। राइट, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम ये सेकेंड टाइप है। This type accounts for a small percentage of people with Down syndrome, that is just 3%. This occurs when an extra part of whole extra chromosome 21 is present, but it is attached or translocated। Okay, यही फर्क है ट्राइसोमी 21 और इसमें। This extra part
is attached, but it is attached or translocated to different chromosome rather than being a separate chromosome. Okay, ये attached होता है. Third type है mosaic Down syndrome. Mosaic means mixture or combination. For children with mosaic Down syndrome, some of their cells have 3 copies of chromosome 21, but other cells have typically 2 copies of chromosome 21. उनकी बॉडी में कुछ सेल 2 कॉपी, कुछ 3 कॉपी. दी प्राइमरी सिम्टम्स क्या है इसके? मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है बच्चे को, टिल्टेड आईज और फोल्ड ऑफ द स्किन अबव द आई. ट्रीटमेंट: डाउन सिंड्रोम इज लाइफ लॉन्ग कंडीशन एंड इट कैन नॉट बी क्योर्ड. अर्ली थेरेपी प्रोग्राम कैन हेल्प इंप्रूव द स्किल्स दो. ओके, तो ये था डाउन सिंड्रोम. नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडवर्ड सिंड्रोम. इसको कहते हैं ट्राइसोमी 18. दिस वाज ट्राइसोमी 21 और एडवर्ड सिंड्रोम को कहते हैं ट्राइसोमी 18. दिस इज ऑल्सो ए जेनेटिक कंडीशन कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 18. वहां पे क्रोमोसोम हमारा कौन सा यूज हो रहा था? 21, राइट. कहाँ गया? दिस क्रोमोसोम 21. इसमें कौन सा हो रहा है? क्रोमोसोम 18 की एक्स्ट्रा कॉपी मिल जाती है. Normally, individuals have 2 copies of each chromosome, but in the case of Edward syndrome, there is an additional copy of chromosome 18. This extra genetic material disrupts the normal development, leading to wide range of physical and intellectual disabilities. Edward syndrome is known as trisomy 18. वो trisomy 21 था. Is a chromosomal disorder caused by presence of an extra copy of chromosome 18. It is named after जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जॉन एडवर्ड्स, who first described the condition in 1960s. Edwards syndrome is a rare congenital disorder that affect approximately 1 in every 5,000 live birth. Although the syndrome is associated with high mortality rate, advancement in medical care have increased the life expectancy and quality of life for affected individuals. इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये भी 3 डिफरेंट फॉर्म में आता है. फर्स्ट इज फुल ट्राइकोमी 18. It is the most common form, where every cell in the body contain 3 copies of chromosomal 18. ठीक है, सभी सेल में. Second is mosaic trisomy. In this form, some cells have extra chromosome 18 while other have the normal pair. Mosaic trisomy 18 often lead to milder symptoms compared to full trisomy. Partial trisomy. This occurs when only a portion of chromosome 18 is duplicated instead of entire chromosome. ठीक है, only a portion. Partial trisomy 18 is the least common form and often results in specific genetic abnormalities. Okay? इसके बाद इसमें अलग अलग abnormalities आ जाती हैं, ये आप खुद से रीड कर लेना, जैसे लो बर्थ एंड स्लो ग्रोथ. इस तरह की चीजें देखने मिलती है. स्मॉल हेड, माइक्रोसेफेली कहते हैं जिसको. फेशियल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, जैसे आपका जॉ बहुत स्मॉल रह जाता है या माउथ बहुत स्मॉल हो जाता है, राइट. इस तरह की चीजें तो ये आप खुद से रीड कर लेंगे. मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहां पे आपको मिल सकता है. टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इजी एज बाय यूपीएससी, राइट. अब दूसरा आर्टिकल हमारा आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड था, तो इसको पहले यहीं पे देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ये हम पहले भी कंसिडर कर चुके हैं कई बार. फर्स्ट इज आईसीजे के बारे में याद रखना. इट इज ए प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. एस्टैब्लिश कब हुआ था? जून 1945 में बाय चार्टर ऑफ यूएन एंड बिगेन वर्क फ्रॉम अप्रैल 1946. इसकी सीट कहाँ है? तो द हेग, नीदरलैंड में. इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन एंड इट इज ओनली वन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. बाकी के जो 5 ऑर्गन्स हैं यूएन के, वो न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में ही लोकेटेड है, बट ये नीदरलैंड में लोकेटेड है. इसकी जो हियरिंग होती है वो हमेशा पब्लिक होती है, ऐसी कोई सीक्रेट सेटिंग नहीं होती है. ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी सिर्फ 2 हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश, राइट. कोर्ट सिर्फ 2 तरह के केसेस को एंटरटेन कर सकता है. फर्स्ट, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बिटवीन 2 मेंबर स्टेट, what is called as contentious cases. Such dispute may concern in particular land frontier, यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट हो, जैसे हमारा है इंडिया पाकिस्तान. मैरीटाइम बाउंड्रीज हो, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी हो. ये मैरीटाइम बाउंड्री का जजमेंट ना आया था बांग्लादेश और इंडिया के कंटेक्स्ट में आया था, बे ऑफ बंगाल में, राइट. तो इंडिया ने इसको एक्सेप्ट भी किया था और ऑब्लिज भी किया कि हाँ ठीक है हम मानते हैं. बट ऐसा ही जजमेंट जब साउथ चाइना सी के कंटेक्स्ट में आया, अच्छा फिलीपींस इंडोनेशिया के फेवर में आया, तो चाइना ने उसको मानने से मना कर दिया, मैं नहीं मानता. ओके, नॉन यूज ऑफ फोर्स, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर ऑफ स्टेट एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई. सेकंड, इट कैन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट टू इशू एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चन रेफर टू इट बाय यूएन, ओके, और ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी. यूएन की 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनके नाम एक बार देख लेना.
कभी आ जाता है क्वेश्चन। दिस ओपिनियन कैन क्लैरिफाई द वेज इन विच सच ऑर्गेनाइजेशन मे लॉफुली फंक्शन और स्ट्रेंथन देयर अथॉरिटी इन रिलेशन टू देयर मेंबर स्टेट। The court judgment in contentious cases are final and binding. Remember this, okay? Without appeal. इस तरह के स्टेटमेंट्स ही आपको प्रीलिम्स में परेशान करती हैं। अनलाइक कोर्ट जजमेंट, एडवाइजरी ओपिनियन आर नॉट बाइंडिंग। जजमेंट है तो बाइंडिंग, बट अगर सिर्फ सेकंड कैटेगरी जो थी जहां पे आपसे एडवाइस मांगी गई है वो बाइंडिंग नहीं होती। ICJ decide dispute in accordance with international law as reflected in international convention, international custom, general principle and law recognized by civilized nations, judicial decision writing etc. कॉम्पोजिशन जान लेते हैं इसका। 15 जजेस होते हैं, सभी डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे। वो इलेक्ट किए जाते हैं 9 ईयर के टेन्योर के लिए, 9 ईयर के टर्म के लिए बाय मेजॉरिटी वोट फ्रॉम जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। इन जजेस में 1/3 आर इलेक्टेड एवरी ईयर एंड आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एज वेल। जैसे हमारे इंडिया के दलवीर भंडारी है, उनको री इलेक्ट किया गया है। वंस इलेक्टेड, ए मेंबर ऑफ कोर्ट इज ए डेलीगेट नीदर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री नॉर एनी अदर स्टेट। देखिए वो ऐसा नहीं, मतलब देखा तो गया यूक्रेन केस में कि जो रशिया और चाइना से जो जज आए थे उन्होंने बायस्ड ओपिनियन दिया, बट जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे कि आप अपनी नेशनैलिटी को साइड में रख के सिर्फ एक जज की तरह काम करेंगे। इन एडिशन, ICJ statute allows a state party to a case before it which does not have a judge of his nationality on the bench to appoint a person to sit as a judge ad hoc in that specific case। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको प्रीलिम्स में जरूर पूछा जाएगा या आपसे गलती कराएगा। रीड इट अगेन। ये स्टैच्यू अलाउ करता है आपको ऐसी पार्टी को जिसके अगेंस्ट केस आया हुआ है और उसका कोई जज है नहीं वहां पर, ठीक है, उसकी नेशनैलिटी का कोई जज बेंच पर नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमारे यहाँ के भी एक पर्सन को अपॉइंट कीजिए ऐसा एडहॉक जज इस स्पेसिफिक केस के लिए। दिस इज द पॉइंट यू शुड रिमेंबर। इसलिए मैं कहता हूँ जो चीज न्यूज़पेपर आपको करके देगी वो कोचिंग का मटेरियल नहीं दे सकता। Alright, so remember this point. The court is assisted by a registry, its permanent administrative secretariat, which is independent of United Nations Secretariat. Okay, चलिए, तो साइंस पेज से हमने जान लिया एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। AMR के बारे में हम मेंस में ऑलरेडी देख चुके हैं, TB के बारे में भी हम मेन सीरीज में कर चुके हैं। राइट, फॉरेस्ट एक्ट आया कल ही, इस पे हमने मेंस 450 प्लस में डिस्कस किया है। 2023 के जो अमेंडमेंट थे उनमें क्या चैलेंजेस आ रहे थे और उस चैलेंजेस के आगे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो अपना जजमेंट दिया है अभी उसमें क्या क्या उसने ऑर्डर दिए गवर्नमेंट को, तो ये केस हमने कल ही डिस्कस किया है मेंस 450 सीरीज में। आई डोंट रिमेंबर मैंने सबके लिए ओपन रखा है या नहीं रखा है, बट शायद नहीं रखा है आई थिंक। ओके, तो आप इसको अगर कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां मिल जाएंगी, तो आपका डेली टाइम सेव होगा। क्या यूक्रेन वॉर वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। रशिया ने सोचा था एक स्विफ्ट एक्शन होगा, मिलिट्री ऑपरेशन, ओके, बट फिर वेस्टर्न कंट्रीज उसकी हेल्प में आ गई यूक्रेन की, तो काफी कुछ अच्छा खासा फाइट कर लिया यूक्रेन ने। अब इस वजह से रशिया को पुश होना पड़ रहा है एशिया की तरफ, स्पेशली चाइना की तरफ, ठीक है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इस तरफ उसको पार्टनर ढूंढने पड़ रहे हैं, स्पेशली पूरे ग्लोबल साउथ में। While the West continues to support Ukraine in its bid to push back and weaken Russia, इंडिया और वास्ट मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज न्यूट्रल रही हैं। ये हम यूरोप की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब तक ये तो साबित हो गया पुतिन मेड ए ग्रेव स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, ओके, व्हेन ही ऑर्डर्ड द इन्वेजन ऑफ यूरोप सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री यूक्रेन ही है यूरोप में, पर उसने सोचा था कि जैसे मैंने जॉर्जिया में इंटरवीन किया था 2008 में या क्रीमिया को एनेक्स किया था 2014 में, ऐसे में तुरंत कर लूंगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया। वेस्ट आ गया मिलिट्री असिस्टेंस देने, यानी कि नाटो, ठीक है, और ट्रेनिंग, इंटरनेशनल मर्सिनरीज भी आए लड़ने, नेपाल से भी लड़के लड़ रहे हैं, दोनों तरफ ही लड़ रहे हैं खैर इनफैक्ट। रशिया's military campaign shifted from all-out offense to strengthening the line of defense with limited offensive battle। अब जो रशिया सोचता था कि मैं ऑफेंस करूंगा, ठीक है, आई विल बी ऑफेंसिव, वो नहीं हो पा रहा है। अब आगे बढ़ना तो अब तो चलो अभी इस महीने हालात बदले हैं, बट उससे पहले साल भर ऐसी हालत रही है कि अब रशिया अपना ही फ्रंटियर स्ट्रेंथन करने में लगा था, क्योंकि यूक्रेन ने ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया था, राइट। तो इसका कैरेक्टर ही बदल गया था वॉर का। अच्छा, पहले यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन याद रख लीजिए जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैपोरिजा लास्ट ईयर पूछ लिया गया, मारियोपोल, डोनेट्स्क, ओके, उसके बाद लुहांस्क एंड दिस अद्विका, ये आने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अद्विका, इसको याद रखिएगा। यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, कुछ शुरू में थोड़ा सक्सेसफुल रहा बट फाइनली फेल कर गया। उनके जनरल का कहना है कि यूक्रेन इज फेसिंग ए एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फाइटर्स ऑन द फ्रंट लाइन, इसलिए फिर नेपाल से लड़के बुलाए जा रहे हैं।
बट द एड फ्रॉम यूएस इज स्टक इन द कांग्रेस एमिड रिपब्लिकन ऑपोजिशन। यूएस ने बिल तो पास किया $60 बिलियन समथिंग का कि हम देना चाहते हैं, बिल पास नहीं किया, प्रेसिडेंट ने इसको पास किया, बट हाउस में जाके ये अटक गया, क्योंकि जो कांग्रेस है यूएसए की, उनका कहना है कि हमें इसराइल पे फोकस करना चाहिए रादर देन यूक्रेन। ओके, तो अब रशिया ज्यादा ऑफेंसिव पे, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के पास मैन की भी शॉर्टेज है, मटेरियल की भी, फंड की भी, एम्यूनिशन की भी। नहीं, तो यूक्रेन ने अभी अद्विका जो शहर है उसको खाली करना पड़ा और रशिया ने कैप्चर कर लिया। वेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या रही है? उसकी टू फोल्ड स्ट्रेटेजी थी। पहला, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कीव को, यानी यूक्रेन को, और दूसरा रशिया की इकोनॉमी पे अटैक करेंगे, उसकी वॉर मशीन पर, थ्रू सैंक्शंस। और अब सेकंड टाइम ट्रंप के आने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, सैंक्शन ने रशिया को हर्ट तो किया है बैडली। ठीक है, उसको ऑलमोस्ट $430 बिलियन का रेवेन्यू लॉस हुआ है, क्योंकि जैसे इंडिया को उसने डिस्काउंटेड ऑयल बेचा ना, राइट, डिस्काउंटेड ऑयल बेचना पड़ा। अगर सैंक्शन नहीं होते तो महंगा बेचता। ठीक है, तो नुकसान तो हुआ है रशिया को, बट उतना ज्यादा नहीं हुआ है। वॉर फिर भी कंटिन्यू रही है, क्योंकि उसको सबसे बड़े मार्केट का एक्सेस मिल गया वर्ल्ड में, दैट इज चाइना एंड इंडिया। अगर ये दोनों सपोर्ट करते सैंक्शंस को तो रशिया की हालत ज्यादा खराब होती। Europe cut energy sale. Russia offered discounted crude oil to India, China, Brazil, and it amassed a ghost fleet of ships. It set up shell companies and private corporations operating in the neighborhood like Armenia and Turkey to import dual-use technology. यहाँ पर इसको शेल कंपनी सेटअप करनी पड़ी, प्राइवेट कंपनी सेटअप करनी पड़ी रशिया को, ताकि वो इंपोर्ट कर सके ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज को। और फिर उनको, जैसे आर्मेनिया में, तो आर्मेनिया में वहां पे एक कंपनी है, वो खरीदेगी हथियार और फिर री एक्सपोर्ट कर देगी उनको रशिया को। चाइना, फाइनेंशियल और ट्रेड टाइज चाइना के और ज्यादा स्ट्रांग हुए इसके बाद। ठीक है, उसने भी एक्सपोर्ट किए ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज। रशिया मूव्ड अवे फ्रॉम डॉलर टू अदर करेंसीज, मेनली द चाइनीज युआन, फॉर ट्रेड एंड बूस्टेड डिफेंस एंड पब्लिक स्पेंडिंग एट होम। इट स्ट्रेंथन टाइज विद ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। उन्होंने वेपन भी सप्लाई किए रशिया को। ओके, ड्रोन सप्लाई किए ईरान ने, क्रूज मिसाइल सप्लाई की नॉर्थ कोरिया ने, एम्यूनिशन सप्लाई किए नॉर्थ कोरिया ने। लाइक स्वीडन एंड फिनलैंड, ये रशिया के नेबर हैं, ठीक है, बॉर्डर शेयर करते हैं। इन लोगों ने नाटो ज्वाइन कर लिया, एक्सपेंडिंग द अलायंस बॉर्डर विद रशिया। रशिया's hold on its immediate neighborhood is loosening। जैसे कल मैंने आपको अर्मेनिया बताया था, जो नगोर्नो काराबख हार गया अजरबैजान से, क्योंकि उस टाइम रशिया इसकी मदद के लिए नहीं आया। तो अर्मेनिया ने भी अपना पार्टिसिपेशन फ्रीज कर दिया है। ये जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था, सेंट्रल कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, तो रशिया वहां भी पार्टनर लूज कर गया। रशिया इज ऑल्सो बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन चाइना, दो एक लिमिट तक ही, क्योंकि अदरवाइज वो न्यू दिल्ली को अपसेट कर देगा। Now, Russian state is tightening its control over society and clamping down on any criticism of the war. Okay, प्रिगोजिन रेबिलियन, ये इन्हीं के जो मर्सिनरी सोल्जर्स थे उनमें से एक ने रेबिलियन कर दिया था, फिर उसको प्लेन क्रैश में मरवा दिया गया। उसी तरीके से नेवल्नी, जो पुतिन के क्रिटिक थे, इनको आर्कटिक जेल में मरवा दिया गया। द मोस्ट वोकल क्रिटिक ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन इन द रिमोट आर्कटिक प्रिजन। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार ही नहीं है रशिया। नाउ इट इज स्लाइडिंग इनटू टाइटली हेल्ड अथॉरिटेरियन स्टेट। नाउ द वॉर हैज एक्सपोज्ड द लिमिट ऑफ Western power in a changing world. For sanctions to be effective, transatlantic alliance now needs the support of other major economies such as China and India. ठीक है, इनके बिना आप सैंक्शन भी ठीक से इम्पोज नहीं कर सकते। ओके, तो बहुत कैजुअलिटी सफर कर चुका है रशिया भी। ओके, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को भी मिलेंगे इन सैंक्शंस के, जब इकोनॉमी रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा रशिया के लिए। ये बीजिंग को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तुम लोग आपस में उलझे रहो एंड इट इज रीड्रॉइंग द बैलेंस ऑफ पावर। मैंने बताया आपको, ईरान पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ी तो चाइना ने मीडिएट किया। वहां पर साउथ चाइना सी में इसने फिलीपींस के साथ एक सीज फायर साइन किया। म्यांमार में इसने एक सीज फायर करवाया। एथनिक जो आर्मीज हैं और म्यांमार की जो मिलिट्री जनता रूल कर रही है, ठीक है, उसी तरीके से ईरान और सऊदी अरेबिया में इसने डिप्लोमेटिक टाइज फिर से स्टैब्लिश करा है। तो चाइना ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को अपने हिसाब से रिड्रॉ कर रहा है, क्योंकि यूएस इंगेज हो चुका है रशिया के साथ और इधर इसराइल के साथ। ठीक है, ये इसराइल वाला इशू है। यहां से मुझे आपको आईसीजे बताना था, जो मैंने आपको बता दिया अभी पीछे। ओके, आगे चलते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस द हिंदू। अभी हम इंडियन एक्सप्रेस भी देखेंगे, बट यहाँ पे एक ये जान लो, सम्मका सरलम जाटरा, ये होता है तेलंगाना में। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कई बार। और कौन परफॉर्म कर रहा है? कोया ट्राइब। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। ओके, इंडियन एक्सप्रेस देख लेते हैं क्विकली। संडे है, ज्यादा कुछ नहीं आता है, बट जो काम का है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इसराइल, ट्रम्प के टाइम इन लोगों ने रिवर्स कर दिया था कि इसराइल की इस तरफ वेस्ट बैंक आता है। ठीक है, एक तरफ है गाजा, यह है पूरा इसराइल, और यहाँ पर है वेस्ट बैंक, दिस।
इस वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स को एग्री नहीं करता था यूएसए, बट ट्रंप ने ये स्टैंड चेंज कर दिया था कि आप तो बिल्कुल बनाइए सेटलमेंट, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ पैलेस्टीनियंस को। बट इसके बाद अब ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है ये वापस से रिवर्स कर रहा है कि नहीं, ये ट्रंप ने गलत किया था, हमें वापस से उधर ही वही पॉलिसी अपनानी है। तो इजराइल एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक इज इनकंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ, सिग्नलिंग ए रिटर्न टू द लॉन्ग स्टैंडिंग यूएस पॉलिसी ऑन द इशू, जो रिवर्स कर दी थी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने। तो थोड़ा अलग ही आदमी था। ठीक है, यहाँ पर रूरल कंजम्पशन स्पेंड राइजेस मोर शार्पली देन दी अर्बन। प्रधानमंत्री ने लार्जेस्ट एग्री स्टोरेज प्लान लॉन्च किया है यहाँ पर, वो हमने देख ही लिया है। 300 और कोऑपरेटिव सेटअप किए जाएंगे। आईआईएम बोर्ड, सी आईआईएम की ऑटोनॉमी को अफेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए थे। जैसे यहाँ पर उसका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, उसके जो चेयरमैन हुआ करते थे, अब उनको विजिटर नॉमिनेट करेगा, और विजिटर कौन होगा? खुद प्रेसिडेंट। तो आपने एक तो यहाँ ऑटोनॉमी छीन ली। उसके बाद सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, चलिए मैं आपको इसको ना पूरा डिटेल में बता देता हूँ, सारे पॉइंट्स बता देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ जब ये बिल पास हुआ था, बट हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट उस टाइम ज्वाइन नहीं किया होगा चैनल। एक सेकेंड हो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सी, पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट इज कि प्रेसिडेंट को माना जाएगा विजिटर यहाँ पे। ठीक है, इट डेजिग्नेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए विजिटर ऑफ एवरी इंस्टीट्यूट कवर्ड बाय द एक्ट, यानी कि सभी आईआईएम में विजिटर माना जाएगा प्रेसिडेंट को। सेकेंड, यहाँ पर जो चेयरपर्सन होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर का, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट डायरेक्टर, दे विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर। से एक होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर जिसमें सारे मेंबर होंगे, वहां पे वही चुनते होंगे डायरेक्टर को। राइट, तो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो चेयरमैन होगा उसको आपसे नॉमिनेट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, राइट, यानी कि विजिटर। Now, it also altered the selection process to include the involvement of visitor, that is President of India, such that the visitor nominate the chairperson, एक तो chairperson, and selection committee for director will consist of one member nominated by visitor. अब देखिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर में आपने चेयरमैन अपने थ्रू अपॉइंट करवा लिया। अब इसके बाद जब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनेगी, ठीक है, तो वहां पे एक तो ये चेयरमैन साहब खुद बैठेंगे, अब ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट हुए हैं, तो इनका कंट्रोल ऐसे ही है। इसके अलावा 3 एमिनेंट मेंबर भी रखाए जाते थे। तो इन 3 मेंबर को रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 मेंबर रहेंगे आपके और 1 मेंबर को नॉमिनेट करेगा विजिटर। राइट, तो अब देखिए, ये आदमी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हो सकता है, ये आदमी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही होगा नॉमिनेट, तो ये 2 मेंबर ही इंडिपेंडेंट रह गए। अब फिर तो दिस वाज द मिस्टेक कि ऑटोनॉमी कैसे खत्म की गई है। अब पता है जब स्मृति ईरानी जी एचआरडी मिनिस्ट्री थी, 2017-18 की बात होगी, तो उस टाइम इन्होंने कहा था कि कुछ कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का आईआईएम पे। तब प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था आईआईएम के एक ओकेजन पे कि नो, कोई बाबू आके यहाँ नहीं बैठेगा, आपको पूरी ऑटोनॉमी रहेगी। बट अब ये बिल पास होने के बाद प्राइम मिनिस्टर खुद अपने स्टैंड से बदल गए। और अभी जो न्यूज आर्टिकल आया है जो हम डिस्कस भी करेंगे, उस न्यूज आर्टिकल में नीति आयोग ने भी कंसर्न रेज किया था कि ये प्राइम इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें मत कीजिए इंटरफेरेंस, बट गवर्नमेंट ने नीति आयोग की भी नहीं सुनी। सो हर चीज पे गवर्नमेंट को कंट्रोल चाहिए अपना। एनीवे, सर्च कमेटी जो बनाई जाएगी उसमें इन्होंने यही चेंजेस किए थे कि इन्होंने जो 3 मेंबर हुआ करते थे उन 3 को रिड्यूस कर दिया 2 तक, और यहां पर एक मेंबर ऐड कर दिया गया, अनदर मेंबर, जो नॉमिनेट करेंगे विजिटर्स, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया इससे। और दूसरी, डायरेक्टर को टर्मिनेट करने की अथॉरिटी इनके पास नहीं होती थी पहले, वो बोर्ड ही डिसाइड करता था, बट अब ये अथॉरिटी भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली है। द बोर्ड विल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द विजिटर बिफोर रिमूविंग ए डायरेक्टर। इट ऑल्सो ग्रांट्स द विजिटर द अथॉरिटी टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ द डायरेक्टर। और ये सब पता है क्यों हुआ? अगर मैं आपसे फिर उन पॉलिटिकल मैटर्स में ले जाऊंगा, तो एक पेपर पब्लिश हुआ था वहां से जिसने क्रिटिसाइज किया था कि बीजेपी कैसे 2019 के इलेक्शन में कुछ सीटें काफी नैरोली जीत के लाई है। और एक और ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था कि जहां पर वोटिंग के बाद काफी दिन तक ईवीएम रखी जाती हैं, वहां पे बीजेपी ज्यादा जीती है रादर देन जहां पर लास्ट फेज में इलेक्शन हुए, मतलब काउंटिंग से 2 दिन पहले। तो इस तरह की चीजें आई। फिर गवर्नमेंट ने कहा भी कि ये आईएएम से इस तरह के पेपर्स पब्लिश नहीं होने चाहिए, बट वहां के डायरेक्टर्स ने कह दिया था कि वी हैव द ऑटोनॉमी, अगर विद प्रूफ कोई रिसर्च की जा रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट गवर्नमेंट को ये तरीका पसंद नहीं आया।
इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने सामने एक और पावर ले ली है, दैट इज इंक्वायरी करने की, इंक्वायरी अगेंस्ट द आईआईएम। इट प्रपोजेस a new procedure for inquiries against IIM. It confers the power of inquiry upon the visitor. The visitor may appoint persons to review the work of an institute and hold inquiries into its affair. Based on the report of such inquiry, visitor may issue directions which will be binding on the institute. Now this is the problem कि आप जांच तो करवा लीजिए, उसके बाद फिर रिपोर्ट देखने के बाद आप जो डायरेक्शन देंगे कि इस डायरेक्टर को रिमूव कीजिए, तो करना पड़ेगा, वो बाइंडिंग हो जाएंगी वो डायरेक्शंस। कंडीशन फॉर डिसॉल्विंग बोर्ड, अब जो बोर्ड है उसको डिसॉल्व करने की भी पावर इन्होंने अपने पास रखी, जो कि एक्चुअली में नहीं होती थी इनके पास। द बिल प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल, ये बिल पास हो चुका है, ये नोट्स तब के हैं मेरे, जब मैंने आपको उस टाइम समझाया था न्यूज़पेपर में। इट प्रोवाइड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब द कंडीशंस एंड प्रोसीजर फॉर डिसॉल्विंग और सस्पेंडिंग एन इंस्टीट्यूट बोर्ड. If a board is suspended or dissolved, the central government will constitute an interim board for 6 months or until a new board is constituted. Coordination Forum. At present, the Act provides for coordination forum for all the institutes, the chairperson of which is selected by search cum selection committee. But under the new Act, the chairman will be nominated by the visitor. अब इसका भी chairman nominate किया जाएगा, right? तो यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट क्लिप्ड द पावर्स ऑफ आईएम बोर्ड, रिजेक्टेड इवन नीति आयोग से एडवाइस अगेंस्ट डूइंग सो। ओके, तो ये एक इंस्टीट्यूट जो ठीक ठाक चल रहा था उसकी भी ऑटोनॉमी को खराब करने की कोशिश की जा रही है। नाउ सी दिस, इन 2016 एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी एडवोकेटेड रिटेनिंग सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर आईआईएम्स, बट पीएमओ वांटेड हैंड्स ऑफ अप्रोच. In September 2018, after the bill was passed, PM Modi underlined the government officers would have no role. The new bill will bring government back in the equation. नहीं तो गवर्नमेंट बोलती कुछ है, करती कुछ और है, बट क्या करें, लोगों ने चुना है तो एंजॉय करो। अमृतकाल चल रहा है, वी ऑल शुड एंजॉय इट। यूपी गवर्नमेंट कांस्टेबल एग्जाम दोबारा कराएगी, ठीक है। इंडिया आइंग एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन, अब मैं आपको बताया था मैंने कि डिफेंस इंडिया एक्सपोर्ट बूस्ट करना चाहता है, एंड कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमने कुछ हथियार इसराइल को भेजे भी हैं इस बार, अभी जब उसकी वॉर चल रही है। हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट है 50,000 करोड़ इस साल को, और डिफेंस प्रोडक्शन का ओवरऑल टारगेट है 3 लाख करोड़। सिक्स शेड्यूल अगेन 450 प्लस सेशन में हमने 2 दिन पहले ही किया, ठीक है, वहां से देख लेना। ये शायद ओपन भी रखा था मैंने सबके लिए, ओके, इट इज ओपन टू एवरीवन, आप वहां से देख सकते हैं, आप क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 450 प्लस प्लान को, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, ये सब फालतू की बातें, पॉलिटिकल इश्यूज हैं। इंदिरा गांधी ने ये वन नेशन वन साइकिल को डिस्टर्ब किया था केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को अबॉलिश करके। गूगल, कल हमने न्यूज़ देखी थी कि गूगल से पूछा जा रहा है इस पीएम मोदी ये फासिस्ट, तो वो उनका जो एआई बॉट है वो रिस्पॉन्ड भी कुछ ऐसे ही कर रहा है। इसका एक नया बॉट बनाया इन्होंने, जेमिनी, ठीक है, इस पे भी मैंने आज सुबह बात की आपसे, ठीक है। इससे पहले गूगल का था बार्ड, अब जेमिनी भी आ गया है। उसके अलावा वो सोरा बनाया है उसने, ओपन एआई ने, वो भी हमने देखा था, ठीक है। ये टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा वीडियो में। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम, यस। अब ये खुद मिस्टर अरविंद पनागारिया एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, उसके बाद भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि यार ग्रेजुएशन डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करके कोई अगर डिलीवरी बॉय बन रहा है, या अगर कोई पढ़ा लिखा मजबूरी में ऑटो चला रहा है, जैसा कि कई लोगों ने प्रूफ दिया आके अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री दिखा के, इवन 2 तो कूली का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पकौड़ा तल ले, उसको यार एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते। अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अलग ही है, वो जनता को एमआरएफ टायर समझते हैं, घुमाते रहते हैं। ये वो जीविका ठीक है, बट वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते आप उसको। ओके, दैट्स इट फॉर दिस संडे को इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, हमने देख लिया जो भी था। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड जो फाइल जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक डिस्कस करे वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउन सिंड्रोम वगैरह के नोट्स बना सकते हैं। एंड डू जॉइन दी टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी पोस्ट करने होते हैं, जो मैं छोटी छोटी चीज़ें अलग से वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता, वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो जाती है, जो निमोनिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, टर्मिनोलॉजी बेस्ड। ओके, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.